हम लोग पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था इसके बारे में कि इसके समय में एक फॉरेन यात्री आया था, इसका नाम था अफलातून नहीं था, इब्न बतूता। रेला है ना, वो तो आप लोगों ने 12th में पढ़ी है। तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है इस टॉपिक पे, रेला के बारे में। मैंने 12th में नहीं पढ़ा ये, क्योंकि मेरे पास कॉमर्स था तो मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन आप लोगों ने पिछली बार बताया था कि हाँ ऐसी ऐसी किताब थी, तो रेला किताब लिखी थी, सारी कहानी मैं बता चुका था। रेला किसने लिखी थी और वो इब्न बतूता, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोग देख लेना, वो बार बार बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब इब्न बतूता वापस जाता तो दक्षिण अफ्रीका में एक शहर पे टिकता है जिसका नाम है टिम्बकटू। पता था, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा बट ये है, एग्जिस्ट करता है टिम्बकटू। अब तुम्हें पता है अफ्रीका के देश में तो ज़्यादा डेवलप नहीं है, ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उतनी अच्छी लाइफ नहीं है ना, थोड़ा सा गरीबी वाला माहौल है। तो टिम्बकटू आज की डेट में एक इस्लामिक स्टेट टाइप का, मतलब कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे। और अभी भी लोग ट्रेडिशनल तरीके से जीते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। ट्रेन चलती है वो भी गिनी चुनी, 3-4, इतना बड़ा शहर भी नहीं है वो। ठीक है, आगे की बात करें। चलो आजा नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट राजा कौन आ जाता है, इसका नाम है एफएसटी। एफएसटी बोलो था फिरोज शाह। याद क्या, जब हमने मिडविल चालू किया था तो हमने पहली क्लास में ही ना एफएसटी के बारे में पढ़ा था। पता तुम्हें, मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपर्टीज हो गया कि मेरे को अब इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा सकता हूँ, बिना उसके भी पढ़ा सकता हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये कि और चीज़ें इनके बारे में पढ़ता रहता हूँ तो नॉलेज इकट्ठा हो गई है। मैं किसके बारे में बोल रहा था, एफएसटी के बारे में। लगान नहीं भाई साहब, लगान तो अंग्रेजों को देते थे हम। जजिया एंड जकात, है ना। तो कल मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक मुस्लिम उलेमा होते हैं ना, मुसलमानों में उलेमा होते हैं, देवघर जैसे उलेमा हैं, तो उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि 2.5% मुस्लिमों को जो है जकात देना पड़ता है, देना चाहिए। देते भी होंगे शायद, बाउंडेशन होगी मे बी, है ना। तो जकात तो चलो मुस्लिमों का तो अलग मैटर है, हिंदुओं के ऊपर कौन सा टैक्स लगता था, रिलीजियस टैक्स था ये। कौन सा टैक्स था ये, रिलीजियस टैक्स था। और रिलीजियस टैक्स था तो भाई जहाँ कहीं भी आपको रिलीजन में जाना है वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको महाकुंभ नहाने जाना है तो मैंने बताया था शायद 1 रुपये का टैक्स था, है ना। 1 रुपया, समझ रहे हो ना कैसे बनता था पहले। सुनो मेरी बात, आपने देखा होगा डेकोरेशन के लिए वो छोटे छोटे सीपी और शंख आते थे, आते हैं ना छोटे। उस एक शंख को, छोटा सा जो शंख होता है उसको 3 हिस्से कर दिए। क्या कर दिए, और एक हिस्से का कहते हैं कौड़ी। कहता है ना, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी इसकी, तो वो कौड़ी होती थी। और ऐसी 4 या पता नहीं 12 कौड़ियां मिल करके जो है एक दमड़ी बनती थी, है ना। और 16 दमड़ियां मिलकर एक आना बनती थी। और 64 आना मिलकर 1 रुपया बनता था। तो 1 रुपया कितने के बराबर हो गया, 64 आने के। एक आना जो है उसका 1/4, 16 आने। कहते ना 16 आने वाले बात सच है, ये बात से तो आपने सुनी होंगी कि ये बात तो 16 आने सच है, मतलब पूरे पूरा अमाउंट वैसे सब है। लेकिन 64 आना मिलकर कितना बनता था। लेकिन 1947 में देश आज़ाद हो गया। कब आज़ाद हो गया, 1947 में आज़ाद हो गया। और हमने कहा अब ये सिस्टम नहीं चलेगा, अब हम दशमलव प्रणाली को अपनाएंगे, रुपए की दशमलव प्रणाली का। शेरशाह सूरी ने अपनाया, और शेरशाह सूरी का अपनाया हुआ ही हम लोग चला रहे हैं। अभी आगे आएगा, शेरशाह सूरी भी आएगा, ठीक है ना। दशमलव में ये था कि अब 1 रुपये में 100 पैसे कर दिए हमने। पैसे पहले कितने होते थे, 64 आने, है ना। और उसका 16, 32, 48 और 64 1/4 होता था उसका। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, तो दशमलव प्रणाली से ना 1 रुपये का 100 पैसे कर दिए हमने। 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा। इवन मुझे याद है कि मैं अपने चाइल्डहुड में मेरे गांव में जो सामान वामान बेचने के लिए आते थे ना, तो एक तो सिस्टम बार्टर सिस्टम होता है। इकोनॉमिक्स वाले कौन कौन है, बार्टर सिस्टम पढ़ा आप लोगों ने, इकोनॉमिक्स नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता था इसमें, भाई गेहूं के बदले में खरबूजे ले लिए, होता था ना गांव में, तो अभी भी होते हैं। गेहूं के बदले क्या ले लिए, खरबूजे ले लिए, अभी भी चलता है वो, तो गांव में अभी भी चलता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे याद है, मुझे बचपन का, मैं ज़्यादा पुराना तो नहीं हूँ वैसे, तो आप लोगों से थोड़ा सा छोटा मोटा होऊंगा, लेकिन मैंने 20 पैसे भी चलाए हैं, 5 पैसे भी चलाए हैं, ठीक है ना। इतना तो मेरे को होश है कि मैंने इतना चलाया है गाँव में। लेकिन यहाँ पे देखा शहरों में अब तो बंद हो चुका है। अब तो 1 रुपये का नोट लेने में भी, सिक्का लेने में भी नखड़े हैं कि छोटा वाला नहीं लूँगा तो बड़ा वाला लूँगा, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ फिर, ठीक है ना, वो चीज़ है। इसीलिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि गुड करेंसी और बैड करेंसी। तो बैड करेंसी की प्रॉब्लम है, सोना लेके जाओ ना तुरंत रख लेगा, एक चिप्स का पैकेट दे देगा,
तो क्या न्याय हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तो अन्याय हो जाएगा, लेकिन उसका फायदा है तो वो कर लेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, वो चीज़ है। आगे बढ़े, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग एफएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं। करें आगे बढ़े, शुरू करें। अब आ जाओ, देखो एफएसटी के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना आप लोग। तो वही ये जो जौना खां है ना, पीछे जो हमने एमबीटी पढ़ा, एमबीटी का ही अनऑफिशियल नाम क्या था? जौना खां था। जब वो राजा बन गया तो उसका नाम क्या बन गया था फिर? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी बन गया था, ठीक है ना। और उसी के बाद उसी का चचेरा भाई कौन है? एफएसटी, ठीक है ना। और ये देखो सुना, एक्चुअली इसकी माता जी थी ना, वो सुनार लिखा हुआ, मतलब ये उसकी मदर थी, वो हिंदू थी। क्या थी इसकी मदर? अब राजा है ये मुस्लिम, क्योंकि पहले के जमाने में बेटे का धर्म क्या है? बेटे का धर्म वही है जो पिता का धर्म है। मान लो किसी ने, हिंदू ने मुस्लिम से शादी कर ली, किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, या उल्टा कर लो, तो जो लड़के का रिलीजन, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उस केस में धर्म किसका होगा भाई? पिता का धर्म ही तो होगा। इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, उसमें भी यही होता है, यही चलता है, ठीक है ना। तो ये कहानी है। अब इस पर भी आजकल डिबेट चल रही है, वैसे तो इस पर भी चर्चा हम इसकी कर सकते हैं कि मान के चलो किसी ऐसी लड़की ने जनरल लड़के से शादी कर ली, ठीक है ना, तो क्या उसका एससी का सर्टिफिकेट रहेगा कि जाएगा? ये डिबेट मुद्दा चल रहा था इसका भी रिसेंट में। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, रहेगा कि जाएगा? क्योंकि तुम जनरल हो तुम जनरल हो इसलिए हटवा रहे हो, हम तो तुम पे यही ब्लेम लगाएंगे, तुम जनरल हो इसलिए हटवा रहे हो। लेकिन कल को मान लो शादी के बाद लड़का मर जाए, तो वापस लगाता, यही काम करेंगे फिर। समझ रहे आप लोग? समझ पा रहे हो? तो नहीं हटना चाहिए, नहीं हटेगा। और इस पर इसका रिजल्ट ये निकला कि ये नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। मतलब लड़की एससी कैटेगरी से जनरल में आ जाए और कल को मान लो लड़का मिल जाए, तो क्या वापस से कोई प्रोविजन है, कोई सोल्यूशन है? वो तो वापस वहीं आ गई। भाई साहब, किसी की जब शादी होती है ना, तो पत्नी, मतलब कि अगर पति नहीं है ना, तो फिर पत्नी की कोई पूछ नहीं है ससुराल में। ये बता दूं आपको, ये आज का भी ट्रेंड है, करंट का बता रहा हूँ मैं आपको। पत्नी का वजूद ही पति से है, मतलब कोई भी रिलीजन है आपको, वैसे सोसाइटी तो सबकी एक जैसी होती है ऑलमोस्ट। ये कहानी है। आगे बढ़े। तो इसने जो है, इसकी मदर थी कैसी? हिंदू थी। तो इसके ऊपर हिंदुओं का फेवर करने का आरोप ना लगे कि भाई ये हिंदुओं का फेवर करे, क्योंकि इसकी एक तरफ से मदर तो हिंदू थी, तो इसका हिंदू होने का आरोप ना लगे, इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया, कर लो तुम भी लपेटो, ठीक है ना। अपनी तरफ से सफाई देने के चक्कर में लगा दिया इसने। आगे, इसने अशोक के हरियाणा, अशोक जो राजा हमने पढ़ा था, तो अशोक ने हरियाणा में जो एक जगह थी, वहां पे एक उसने पिलर इंस्क्रिप्शन था, उसका नाम था टोपरा अभिलेख, ठीक है ना। उसको यूपी लेके आया वो, ठीक है ना, इस तरह का अभिलेख। अब इसको जूम करके दिखाऊंगा ना, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ। अभिलेख का मतलब क्या होता है? पिलर इंस्क्रिप्शन। तो आगे मैंने आपको एंशिएंट में भी दिखा रखा था। फिरोज शाह तुगलक जो है वो, इसने मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया, और इसने अलग से एक निर्माण विभाग भी बनवाया। किस चीज का निर्माण भाई? मतलब अलग से कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट। इसने 300 शहर बसाए। किसने शहर? तो हिसार का नाम सुना है ना। और भी बड़े बड़े जो शहर है आप सुनते हो ना, फिरोजाबाद और ये सब कुछ, सारे शहर किसने बताए भाई? 300 शहर बसाए हैं, तो बहुत सारे फेमस नाम इसमें आएंगे, है ना। तो सारे नाम इसमें आते हैं, ठीक है। किसने बसाए वो? जैसे जौनपुर हो गया, फिरोजाबाद, फैजाबाद, हिसार, हरियाणा का जो हिसार है, वो सब शहर इसके बसाए हुए हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपका? अच्छा, इसने 1200 से अधिक जो है ना फलों के बागीचे लगवाए, ठीक है ना, फ्रूट्स के बागीचे इसने लगवाए, ठीक है ना, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को सुधार सके। इसने नहरों का जाल बिछाया, नहरों पानी की सप्लाई के लिए, मैंने बताया। लेकिन नहरों का जो जाल बिछाते थे राजा, वो फ्री में नहीं होता था, नथिंग इज फॉर फ्री, ठीक है ना। तो टैक्स लिया। जो किसी किसान सरकारी नहर से खेती करता था, उसे हके सर्व नामक एक टैक्स देना पड़ता था। टैक्स का क्या नाम था? मतलब कि सिंचाई कर, और ये कुल उपज का 10% होता था। मतलब अगर 100 किलो गेहूं उसके अनाज से निकला हुआ है, तो उसने पानी चाहे एक बूंद लिया हो, चाहे पूरा दबा के सींचा हो, 10% टैक्स। इस बात का मेजरमेंट कैसे होगा कि लिया है कि नहीं लिया, है ना, वो चीज है। एफएसटी ने दरबार में सर्वाधिक दास थे इसके समय, मतलब गुलाम, मतलब इतने गुलाम उसकी सेवा में थे। एक आदमी की सेवा में कितने लोग बताओ? तो हर बात पे उसको गुलाम चाहिए, ठीक है ना। तो इतने गुलाम थे उसकी सेवा में, ठीक है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की।
इसने दासों के मेंटेनेंस के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट, मतलब इतने गुलाम थे कि उनके लिए भी अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ा कि किसकी ज्वाइनिंग है, किसका कॉल लेटर आना है, कौन एलडीसी बनेगा, कौन यूडीसी बनेगा, समझ पा रहे हो, किसका एंट्रेंस निकल गया है, किसका इंटरव्यू होना है, किसका फिजिकल बाकी है। ठीक है ना, कोई वैसा भी तो दास होगा जो फिजिकल वाला होगा। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसने बेरोजगारों के लिए भी, भाई इतना अच्छा राजा यार बताओ, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता, ये तो सरकार भी नहीं कर पा रही करंट वाली, है ना। हमारे टाइम पे अगर ये राजा हो जाए तो मैं तो पहले लाइन में मिलूं, मैं नंबर 1 बेरोजगार है। ठीक है ना, तो ये अलग से क्या देता था आपका, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देता था। कांग्रेस ने दिल्ली में भी तो अनाउंस किया था कि शायद 1 साल का 10,000 देंगे, कुछ ऐसा किया था ना। वो बात उसे लोगों ने उसको वोट फिर भी नहीं दिया, लेकिन अगर देता तो बढ़िया रहता। बेरोजगारों के लिए 1 साल का 10,000 बहुत है, 1 महीने का 1,000 से थोड़ा कम पड़ जाता, रिचार्ज का खर्चा तो हो ही जाता कम से कम, किसी और के आश्रित तो नहीं रहना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़े। गरीब, असहाय और अनाथ लोगों के लिए इसने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने खैरात। खैरात बोले तो क्या, डोनेट करना, है ना, तो उसने इस तरह का डिपार्टमेंट बना दिया। विभिन्न धर्मों में आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए इसने एक अनुवाद विभाग बनाया जिसमें अलग अलग धर्मों की किताबों को ट्रांसलेट करके उनका मीनिंग समझाया कि सबका लगभग मामला एक जैसा ही है। ठीक है ना, सभी धर्मों का मामला कैसा है, लगभग एक ईश्वर की बात हर धर्म में होती है। एफएसटी बोले तो कौन, फिरोज शाह। तो इसको सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। इतना बढ़िया शांतिपूर्ण राजा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, तो इसको सल्तनत काल का अकबर कहता है। और मैंने कहा ना, इतिहास महान उसी को कहता है जिसने अपनी प्रजा के लिए कुछ किया है। ठीक है ना, अकबर को हम लोग महान कहते हैं क्योंकि उसने प्रजा के लिए किया है। ठीक है ना, शेर शाह सूरी को कहते हैं, अशोक को कहते हैं, ये सारे इसलिए कहते हैं। अच्छा, इतिहास में 2 ही महान राजाओं के अगर लगता है नाम, एक अकबर और एक अशोक। ठीक है ना, ये भी महान था लेकिन इसको अकबर कहते हैं, महान वर्ड फिर भी नहीं लगा इसके आगे कि अकबर, जबकि इसको अग्रमी अकबर कहते हैं। अकबर तो अभी आने वाला है, उससे पहले का अकबर है ये। हालांकि अग्रणी अकबर का टाइटल शेर शाह सूरी को मिला हुआ है एक्चुअली। शेर शाह सूरी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसने दासों की देखभाल, ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, नसीरुद्दीन महमूद के समय में तुगलक वंश का विकराव बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, ये इसका नया राजा आ गया इसके बाद, एफएसटी के बाद। ठीक है ना, तो तुगलक वंश का अब खत्म होने लगा तुगलक वंश। ठीक है ना, इसके बारे में कहा जाता है इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। पालम एयरपोर्ट देखा ना, तो दिल्ली कौन सा दिल्ली, आप ऐसा वो वही वेस्टर्न दिल्ली वाला और थोड़ा बहुत इलाका, मतलब पालम वाला इलाका ऐसा कह लो आप लोग। क्योंकि जो पुरानी दिल्ली वाला इलाका था ये तो शाहजहां के टाइम पे डेवलप हुआ है, इनके आने के कई सौ साल बाद। अभी ये टाइम कौन सा चल रहा है, लगभग ये चल रहा है आपका कौन सा टाइम, ये चल रहा है आपका 1300-1400 समथिंग, है ना, 1400 समथिंग चल रहा है। जबकि शाहजहां का टाइम तो 1600 का है। तो पुरानी दिल्ली जो है, शाहजहानाबाद जिसे कहते थे पहले, वो 1600 के आसपास डेवलप हुआ। तो ये लोग दिल्ली में किस इलाके में रहते थे, तो पालम वाले इलाके में रहते थे। पालम, ये जो देखो ना एयरपोर्ट जो देखते हो आप, इंदिरा गांधी वगैरह उसकी तरफ। ठीक है, अच्छा, ये जो नसीरुद्दीन महमूद था, इनका ये कौन से वंश का था ये, तो इस वंश का डाउन होने लगा, डाउनफॉल आ गया। तो भाई उसके समय में ना, इनके अंडर में जितने भी राजा काम करते थे पूरे हिंदुस्तान में, है ना, वो उसमें से एक पंजाब का एक सूबेदार था, इसका नाम था क्या, उसने कहा कि भाई मैं फ्री हूं, अब मैं टीम से बाहर चला गया, अब मैं तुम्हारे अंदर काम नहीं करूंगा, ना ही मैं तुम्हें टैक्स भेजूंगा, क्योंकि तुम हो चुके हो कमजोर। दिखेगा ना उसको, तो पावरफुल था तो सब टैक्स भेजते थे। एक राजा दिल्ली में बैठा और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग बैठे हुए हैं, कोई दौलताबाद में, कोई पंजाब में, कोई गुजरात में, कोई कहीं कहीं, सब टैक्स भेज रहे हैं। कब तक भेजेंगे, जब तक मैं पावरफुल हूँ। जिस दिन मैं वीक हो गया, एक ने बगावत शुरू कर दी, देखा देखी दूसरे ने, तीसरे ने, समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले पंजाब के राजा खिजर खान ने जो है खुद को क्या कर दिया, हम नहीं देंगे टैक्स, ठीक है भाई मत दो। और उससे बुरा क्या हुआ कि एट द सेम टाइम भाई तैमूर लंग का भारत पे आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है, अब ये एक आक्रमण, मतलब ये आतताई आ जाता है बाहर से, और ये तैमूर लंग का साथ देता है ये खिजर खां, मारो इनको। किसको, तुगलक वंश वालों को। और तुगलक वंश का जो पूरा वो है खत्म कर देता है, उन लोगों जो पूरा जो राजवंश है, पूरी जो डायनेस्टी है वो खत्म कर देता है। किसकी, तुगलक वंश की। कौन खत्म कर देता है, तैमूर। किसकी हेल्प से, चूंकि ये इसके तलवे चाट रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में लीक कर रहा है बातें, तो जब तैमूर लंग जाएगा तो किसको राजा बना के जाएगा। तो अब नया राजा कौन है, और तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आ जाता है, गुड़खा तसले में। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और उसका नया वंश कौन सा आ गया, और उसका संस्थापक कौन है, कौन है, ये पंजाब के अंडर में था ये,
तो तैमूरलंग के डर से दिल्ली छोड़ के भाग गया कौन? नसीरुद्दीन। ठीक है ना। जब तैमूरलंग चला गया ना तो खिजर खान ने नसीरुद्दीन को ढूंढा और उसको मारा। मारना जरूरी है। क्यों जरूरी है मारना? वापस आगे उभर जाएगा। हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट नहीं नहीं, चोल चेर वाला भी, ठीक है ना। चोल चेर पांडे, चोल वंश आए थे दोबारा। और जो राष्ट्रकूट जो वंश बने थे वो वातापी के चालुक्यों को मार के बने थे। लेकिन मैंने एक लाइन लिखवाई थी यहाँ पे कि उनका पूरी तरीके से खात्मा नहीं किया। बलबन ने 40 सरदारों को खत्म किया। अगर पूरी तरीके से नहीं मारता तो 40 में से कोई एक मारता, उसको पक्की मारता। ये चलता है ट्रेंड ये, इसलिए खत्म करो तो बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी उसको किसी को भी बख्शो, यही ट्रेंड है। क्योंकि अगर हिंदी फिल्में देखी ना पुरानी, कि एक विलन आता है परिवार को मार देता है गोली, लेकिन एक बच्चा छुप के बच्चा रहता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो बदलाता है, वही सीन चलेगा फिर। तो ये लोग ये रिस्क नहीं ले सकते। तो इसने जो है किसको मारा, ना मारता तो भी शायद क्या पता काम चल रहा है कि इसको ढूंढ के मारना जरूरी है, तो खत्म कर दे ताकि अपना सल्तनत अपना एम्पायर चल सके। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब तैमूरलंग ने खिजर खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूरलंग ने खिजर खां को बना दिया पंजाब वाले को। और तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार से अंतिम शासक कौन था उसका? नसीरुद्दीन। ठीक है ना। 1414 में खिजर खान ने इसकी हत्या कर दी। नसीरुद्दीन को 1414 में ढूंढ करके उसको कहीं से मार दिया। मामला उसको खत्म करना था। ठीक है, सपने में आता होगा, डराता होगा उसको। उसका नेक्स्ट वंश कौन सा आ गया हमारा? तुगलक वंश का सैयद वंश ही तो है। संस्थापक कौन है भाई? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। इतनी मेहनत करी उसने तैमूरलंग के साथ मिलकर, फ्री में थोड़ी करी होगी भाई, इतने तलवे चाटने। तैमूरलंग गौरी गजनवी परमानेंट बंदे नहीं है, उनको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको यहाँ से इंटरेस्ट है पैसे से, पैसा मिला अपना, और पैसे आता रहने चाहिए, है ना। वो ऐसा सेटअप चाहते हैं कि पैसा आता रहे बस, है ना। तो वो चीज़, तो तैमूरलंग चला जाता है, उसको पैसा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? खिजर खां से। खिजर खां बहुत ही ईमानदार है, ठीक है ना। और तैमूरलंग को कंसिस्टेंटली पैसे भेजता है। जब उसका बेटा, जब वो तैमूरलंग मर जाता है ना तो ईरान में जाकर के, तो उसका बेटा होता है शाहरुख। किसका बेटा? उसको भी भेजता है। फिर आप कहते हैं भाई बस करो यार, कौन सा इतना बड़ा क्या एहसान करते हो तुम्हें कि जिंदगी में बेचता रहूँ, बेटे को बेचता रहूँ, बाप को बेचता रहूँ। बाद में रिश्ता खत्म हो गया। एक बार ना एक बार तो गुलाम इंडिपेंडेंट होगा ना अपने आप में भाई, वो चीज़ है। तो सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां है। और देख लो, ये खान या खां कर लेना जो भी। खिजर खान ने तैमूरलंग को दिल्ली का सूबेदार बनाया था, ये तो हम पढ़ चुके हैं। खिजर खां कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो गुलाम कभी भी नहीं करते थे, मैंने पहले बताया आपको। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? सैयद वंश का। ये छोटा वंश है, ज्यादा बड़ा वंश नहीं है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, 14 से 51, तो कितने साल हो गए भाई? 51 में से 14 घटा दो आप, 37 साल रहा। 37 में कितने राजा बने होंगे? 10-10 साल भी रहा होगा तो 2-3 राजा होंगे। तो उतनी जानकारी नहीं है, पहला और आखिरी ध्यान में रखो, आगे बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा, 1451 में बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? और लोदी वंश की स्थापना कर दी। तो भाई गुड़ खा तस्लीम है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, अब कौन आ गया? लोदी वंश आ गया। और लोदी वंश का संस्थापक अब कौन बनेगा? और यही बनेगा जो मार रहा है। ठीक है ना। तो अच्छा, सैयद वंश का जो काल है उसको मकबरा निर्माण का काल कहा जाता है भारत में। क्या कहा जाता है इसको? मतलब बहुत सारे मकबरे बने होंगे, और मकबरे बने जो वो इस्लामिक पद्धति से बने। किस पद्धति से बने? मैंने आपको बताया कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने का तरीका शैली कहलाता है। साउथ इंडिया में मंदिर बन रहा है तो उसको हम लोग द्रविड़ कहते हैं। बेसर साउथ में जो मंदिर बन रहा है उसको द्रविड़। याददाश्त कमजोर आप लोग की, आप लोग वो खाया करो, दिमागी ना आता है एक च्यवनप्राश, दिमाग बढ़ता है उससे। आंवला खाया करो सुबह, मेमोरीज शार्प होगी। ठीक है ना। अगर बजट है तो अश्वगंधा भी खा सकते हो, उससे भी, हालांकि अश्वगंधा टेस्ट में बेकार होता है। चलो वापस आ जाए, सुनो मेरी बात ध्यान से। किसकी बात करता मैं ही भूल गया, मुझे जरूरत है। हाँ, साउथ में द्रविड़, साउथ में क्या हमारा? द्रविड़। नॉर्थ में नागर, और बीच में हमारा बेसन में मिला दिया तो मिक्स बना दिया, द्रविड़ और नागर का मिक्स हो गया। इसी तरीके से जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है उसको इस्लामिक शैली बोलेंगे, जो मुगलिया स्ट्रक्चर उसको मुगल शैली बोलेंगे, जो यूरोपियन स्ट्रक्चर उसको यूरोपियन शैली बोलेंगे। समझ वाली बात आपको। तो इसमें इसने जो है मकबरे का निर्माण करवाया, और पहली बार मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। हमने पीछे पढ़ा था, उसकी इमेज भी देखी थी। किंतु शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरे का निर्माण का क्रेडिट जो जाता है वो बलबन को जाता है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। ये भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था, लोधी वंश की बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है अब? ये अफगान जलेबी है ना। तो ये अफगान है। और लोधी वंश के बाद कौन सा वंश आ जाता है?
मुगल। अब मुगल कौन, अच्छा देखो मैंने ये बात पहले ही बताई थी जब हमने शुरू की थी क्लास, ये मिडवल जब चालू किया था, कि आपको लगेगा कि ये हैं सारे मुस्लिम ही, लेकिन ऐसा आ रहे हैं आपको लगेगा एक जगह से मोटे मोटे तौर पे, लेकिन वहां में कोई अफगानिस्तान से आ रहा है तो अफगानी हो गया, कोई तुर्क से आ रहा है तो तुर्की हो गया। आप एक तराजू में नहीं तोल सकते, आप एक तराजू में इंस्टाग्राम पे तोल सकते हो, है ना, वही तो चलता है ना ये सब हिंदू मुस्लिम भर भर के, है ना। तो आप किताब में ऐसा नहीं तोल सकते। तो ये कौन है, अफगान, अफगानी है, ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई, अफगानी है। अच्छा इनका तो राजवंश रहा जो रहा, लेकिन इसके बाद कौन आ गया, मुगल आ गया। तो इनका अफगानों को किसने भगाया फिर, मुगलों ने। तो मुगलों की और इनकी दोस्ती रहेगी कि दुश्मनी। तो जहां कहीं भी मुगलों का कलेश होगा, ऑपोजिट पार्टी में अफगान वाले जरूर मिलेंगे तुम्हें, जरूर, है ना। तो मुगलों की लड़ाई होती है भाई, एक राजा हुए राजस्थान के, नाम था उनका महाराणा प्रताप। क्या नाम था, उनकी लड़ाई मुगलों से हो गई। तो उनकी पार्टी में कौन मिलेंगे, पक्की मिलेंगे, पक्का, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हेल्प किसने की, अफगानों ने की। और किसने की, भीलों ने की। भील एक जनजाति है। क्या आपको कोई दोस्त है जिसका जिसका सरनाम भीलवाड़ा है किसी का दोस्त, नहीं, कोई बात नहीं। मेरा एक स्टूडेंट पढ़ता था, उसका सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस में इन 2015, ठीक है ना। अब उस समय तो भाई एग्जाम दे के आ गया, एडमिट कार्ड कहाँ फेंका पता नहीं, रिजल्ट कैसे ढूंढे, पीडीएफ तो आ चुकी थी रिजल्ट की, लेकिन रिजल्ट में ढूंढे कैसे, एक नाम के तो 50 मिलेंगे। उसने कहा सर मेरा नाम लिख दो, मेरा नाम का सिर्फ इकलौता मैं ही होऊंगा। उसका नाम था गिरिराज कुमार भिलवाड़ा। क्या नाम था। तो भील एक जनजाति है, कहाँ की जनजाति है, राजस्थान की। तो भीलों ने भी काफी मदद की उनकी, किसकी, महाराणा प्रताप की, अगेंस्ट अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप। तो कौन कौन है उनकी टीम में, महाराणा प्रताप की टीम में, वो सब हैं जो मुगलों के दुश्मन हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त हो जाएगा ना फिर तो इन्होंने अफगानों को मारा, बाबर ने आकर के लोधी को, तो भाई लोधी तो दुश्मन बने बैठा, और लंबे समय तक दुश्मन रहा मुगलों के, जिंदगी भर जब तक रहे ना, 1700 युद्ध में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी दुश्मनी चल रही थी इनकी। ठीक है आगे बढ़ते हैं जो। तो अफगान वंश के थे, और क्या क्या हुआ, इस वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। कौन थे, बहलोल लोधी। और इसने अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा, ये बड़ा ही जेंटलमैन टाइप का आदमी था, वो बलबन की तरह नहीं कि सजदा और पैबोज करना है, कि हाथों को चूमना और पैरों को चूमना, ऐसा काम नहीं। इसने कहा भाई दरबारी जो हैं वो मेरे जैसे ही हैं, इनसे मैं हूँ, उनको रिस्पेक्ट, तो ये खड़े रहेंगे तो मैं खड़ा रहूंगा। नॉर्मली राजा खड़ा होता तो दरबारी खड़े होते थे, ये उल्टा सीन था कि दरबारी खड़े रहेंगे तो मतलब दरबारियों को बिठा के बैठता था वो, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे राजा की ज़्यादा दिन चलती नहीं है। अगर घर में आप स्ट्रिक्ट नहीं हो ना, घर के मुखिया का थोड़ा सा सन की होना जरूरी है, थोड़ा सा, ज़्यादा सन की भी नहीं। अगर मान लो, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों का कंट्रोल करने का तरीका, आगे कल को परिवार वाले भी तो बनोगे। अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल केसरी की शादी हो जाती है कल को, ठीक है ना, शादी तो होनी ही है, ठीक है ना, शादी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाता है ये, मतलब जॉब लग गई सब कुछ। लेकिन अगर ये परिवार के हर एक हाँ में हाँ मिला रहा है, पत्नी ने कहा ये ड्रेस ले लूँ, मगर चल ले ले भाई, वो कर लूँ कर ले भाई, तो फिर एक टाइम आएगा जब कहेगा यार ये आदमी तो हर हाँ में हाँ मिला रहा है, इसे पूछने की क्या आवश्यकता है। तो कहीं कहीं ना भी जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा। ये शादी पे अटका हुआ है, चलो समझ गए आप लोग मैसेज को। तो हल्का सा, तो आगे आप लोगों को क्या होना है, हल्का सा, हल्का सा सन की टाइप का होना है। उठा के बेवजह के अलमारी पटक दो ऐसे, मोनचोली का टाइप में पकड़ा पलंग उठा दिया ऐसे, हाँ उठेगा नहीं पलंग। लेकिन थोड़ा सा तो होना चाहिए, मेरे को लगता है ऐसे, हर हाँ में हाँ मिलाओगे ना तो इज्जत खत्म होगी फिर, ठीक है ना। तो कभी कभी अच्छा भी काम करे तो भी नहीं हो सकता ये, ठीक है ना, ये चीज़ है। कलेश तो होता भाई, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कलेश ना होता हो, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कलेश होने के बाद भी भाई छाती पे बैठ करके काम कराना है, समझ बात आपको। इसका ये मतलब नहीं होता है, आप लोगों की अभी शादी वादी नहीं हुई, अभी शादी हो जाने दो, पता चलेगा जीवन में कलेश क्या होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम, पहला ऐसा होता था कि शादी हुई गांव में लड़ाई होगी, बीवी खेते खेते निकल गए अपने घर, गटरी मोटरी बांध के, उसको कोई मतलब नहीं है, आ जाएगी बाद में, पहले मार। लेकिन अब नहीं, अब लड़कियों को सिखाया लड़ाई हो जाए
तो भी उसकी छाती में बैठ के उसे 2 घुसंड मारने उसके, फिर उसका काम लेना उससे। काम रुकना नहीं चाहिए, लड़ाई अपनी जगह है, खाना भी बनाना है, सुनाना भी है, सारे काम करने हैं। उनको सिखाऊंगा तो तुमको भी तो सिखाऊंगा, ठीक है, दोनों स्टूडेंट हो। आगे बढ़े। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं दोनों ही बातें बता दी मैंने आपको, जीवन की सच्चाई है वही। कभी आपका डीमोटिवेशन डाउन हो जाए, कभी फ़ोन मिलाओ आप लोग, आपके पढ़ाई का देखो, आप क्लास में पढ़ते हो ना, जब टीचर को दिख गया कि पढ़ रहा है ये बच्चा, तो मेरी नज़र है इन पे, फिर अब आज कर रहे हैं, कल को कोर्स खत्म हो जाएगा ये अपने घर, लेकिन मैं इनको कभी फ़ोन जरूर करूंगा, पक्की बात है, क्योंकि मुझे पता था कि ये बंदा क्लास में पढ़ता था। मैंने संडे को ही 2-3 बच्चों को रैंडम फ़ोन लगाया। तो एक लड़की पढ़ती थी जानकी, वो काफ़ी ज़्यादा ना टूट गई थी, यूपी पुलिस में उसका सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो उसने मुझे पता, जब फ़ोन किया ना उतने में इमोशनल हो गई कि भैया मैं तो कई दिनों से सोच रही थी आपसे बात करने की, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, तबीयत। अच्छा, एग्जाम में उसके पैर में लिगामेंट्स उसके टूट गए थे, तो भी उसने फिजिकल देके क्लियर किया, फिजिकल फाइनल मेरिट में बाहर कर दिया उसको, समझ रहे आप लोग। तो इतना कुछ रिस्क ले, इतने ऐसे मेहनती बच्चे हैं, तो क्यों ना मेरी नज़र जाए उन पे भाई, ठीक है। लेकिन नज़र जाने के लिए आपको भी तो कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा कि हमें दिखता चाहिए कि हमें दिख रहा है। और यकीन मानो आप हल्का सा भी पढ़ोगे ना, मुझे दिख जाएगा, ठीक है ना। आप हल्का सा भी पढ़ोगे दिख जाएगा, आपकी बातों से दिख जाएगा, आपके रिस्पॉन्स से दिख जाएगा, है ना। मैंने कोई सवाल पूछा, आपने तुरंत एक्टिव होकर कहा, तो दिखता है वो चीज़ है। ये कहानी आगे बढ़े। तो ऐसे मैंने कई बच्चों से बात की और उनको समझाया, उनको मोटिवेट किया, ऐसा करता रहता हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। तो ये अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता, उसको बैठने के बाद बैठता था, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, और देखो आप लोग, खत्म। ये क्या हो गया, अरे ये ऑफ कैसे हो गया, आग निकली, तार कहाँ से हिल गई। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद मैं आपको वैसे बताता हूँ, मुझे तो इसकी जरूरत है ही नहीं, आप वैसे सुन लो कहानी। हाँ, पानी सुन ले लो भाई। तो इसके बाद जो है ना, ये कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम लोग, लोधी वंश पढ़ रहे हैं भाई। और लोधी वंश का संस्थापक कौन पढ़ा हमने भाई, बहलोल लोधी। अब इसमें आगे चल के क्या होता है तुम्हें पता है, घर वाले ही जलते हैं, रिश्तेदार ही तो जलते हैं, और कौन जलता है। तो इसमें आगे चल के एक राजा हुआ सिकंदर लोधी, कौन हुआ। और सिकंदर लोधी जब राजा बना ना, तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। जैसे इसके जो सेंटर्स है वो तो ढीले थे ना, लेकिन ये जो सिकंदर लोधी थे, ये कैसा था हमारा, स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। और जब ये स्ट्रिक्ट हो गया ना, देखो, अच्छा ये जो बहलोल लोधी, इसके बारे में और देख लो, इसने एक सिक्का चलवाया जिसको बहलोल सिक्का कहते हैं, ठीक है ना। और ये काफी क्वालिटी वाइज अच्छा था। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वंश कौन सा आ गया हमारा, लोधी वंश तो चल ही रहा है। अगला शासक हुआ सिकंदर लोधी, मैंने आपको बताया आपको। और ये सबसे योग्य शासक था। आपको पता जो योग्य होगा थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा सनकी, थोड़ा मोडी, थोड़ा स्ट्रांग, है ना, थोड़ा डिलीजेंट, थोड़ा हार्ड वर्किंग, और दूसरों की हाँ में हाँ ना मिलाने वाला। तो दरबारियों के साथ खड़े होने पे ये खड़ा नहीं होता था, पहले कहता पहले मैं बैठूंगा फिर तुम बैठोगे, स्ट्रिक्ट रहता था। तो इसके जो अंडर में जितने लोग काम करते थे, किसी को हिसार की जागीर दे रखी है, किसी को पंजाब की दे रखी है, किसी को सबसे प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल पर टैक्स लेता था। समझ पा रहे हो उस चीज़ को आप लोग। इससे तो भाई बुरा मान जाएंगे ना लोग बाग, टाइम पे हिसाब मांग रहे हैं। अब उसने अपने फूफा को ही पंजाब का सूबेदार बना दिया, समझ रहे हो उस चीज़ को, और फूफा से हिसाब ले लिया। फूफा को बुरा लग गया, समझ रहे हो। फूफा ने कहा कि रुक जा बताता हूँ। फूफा ने क्या किया, फूफा ने फील्डिंग बिठा दी। क्या सी फील्डिंग बिठा दी, उन्होंने बाबर को बुलाया बाहर से। तो बाबर को किसने बुलाया बाहर से, लेकिन आजकल इंटरनेट खोलो तो कहते हैं राणा सांगा ने बुलाया। इंटरनेट पे चल रहा है आजकल, पता आपको, न्यूज़ नहीं देखते हो। ओहो हो, क्या देखते हो फिर, न्यूज़ देखा करो यार, खेसारी लड़के गाने से काम थोड़ी चल रहा, न्यूज़ देखा करो आप लोग। आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है कि बाबर को किसने इनवाइट किया। नहीं, औरंगजेब की चल रही थी, अब बाबर की चल रही है चलती रहती है। तो अभी करंट में किसी चल रही है कि बाबर को किसने इनवाइट किया। तो कहते हैं लोग कि राणा सांगा ने इनवाइट किया। तो बात सही है, राणा सांगा वॉज क्वाइट इन्वॉल्व इन दिस, लेकिन डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व था, इसका फूफा, उसका नाम था कुछ ऐसा, शायद अभी आएगा। 1504 में आगरा की स्थापना की इसने, गुरलुक। ये ना, ये जो बंदा है जिसका नाम है सिकंदर लोधी, ये ना एक मैगजीन लिखता था जिसका नाम था गुलरुखी, करंट अफेयर्स की होती थी, ठीक है ना, करंट अफेयर्स का काम करता था ये। आगे बढ़े। इसने जमीन में पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी, एक स्केल जारी किया जिसको कहते हैं गजे सिकंदरी, ठीक है ना।
मेजरमेंट के लिए। बहलोल सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में था। जो बहलोल सिक्का इसके फादर ने चलाया था वो अकबर तक, मतलब राजा बदलते गए लेकिन वो सिक्का की क्वालिटी, अब सिक्का सोने का है, सोने की तो मैंने कहा ना सोना क्या है, गुड करेंसी, बताया था मैंने, गुड और बैड, तो वो तो चलना ही चलना है, कोई दिक्कत नहीं है वो चीज़ है। और देखो और क्या कह रहा है आपका, इस वंश का अंतिम शासक कौन है, यही लास्ट शासक है। और इब्राहिम लोधी, मैंने कहा ना 1518 में खतौली युद्ध में राणा सांगा ने से पराजित कर दिया। अच्छा सैयद, अच्छा राणा सांगा ने इसको हराया खतौली के युद्ध में, लेकिन इसको मारा नहीं, जिंदा था ये, बस हरा दिया। हराने के बाद में हट गए होंगे पीछे। उसके बाद क्या होता है, इब्राहिम लोधी के संबंधी आलम खां लोधी और दौलत खां इसका फूफा, ठीक है ना, इब्राहिम लोधी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित करते हैं, ठीक है ना, तो बाबर को बुलाते हैं वहां से। अच्छा ऐसा नहीं बाबर आना नहीं चाहता, बाबर पहले से भी ट्राई मारा था, लेकिन उसको तो कोई चाहिए था ना बीच में ऐसा जो मुखबरी करे, तभी तो काम आसान होगा। अभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा औरंगजेब वगैरह के बारे में, तब आप बताऊंगा मीडिएटर क्या रोल है, ठीक है ना। तो इब्राहिम लोधी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया, बाबर आ जाता है और पानीपत का पहला युद्ध हो जाता है 1526 में, और इब्राहिम लोधी की हत्या हो जाती है। इब्राहिम लोधी द लास्ट एम्परर ऑफ लोधी वंश, है ना, और लोधी वंश जो है खत्म हो जाता है, उसका नया वंश आ जाता है। लेकिन ये तो अफगान थे ना, तो भाई बुरा तो मानेंगे ना कि इनका वंश खत्म हुआ। पूरे सल्तनत काल में जितना मैंने पढ़ा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इसमें एकमात्र ही ऐसा राजा है ये जिसकी हत्या बैटल ग्राउंड में हो गई। जिसकी हत्या क्या हो गई, मतलब इतने सारे वंश में से किसी की हत्या नहीं हुई, कोई नहीं मरा बैटल ग्राउंड में, सबका रिकॉर्ड बढ़िया रहा, लेकिन ये बंदा मारा गया, वो भी अपने दौलत खान लोधी की वजह से। दौलत खान लोधी इसके फूफा थे, उनको दौलत ज़्यादा पसंद थी, उन्होंने बाबर को बुला लिया, बाबर ने इनका काम 35 कर दिया। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इस वंश का, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ये मैंने आपको बता दिया, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो कि बैटल ग्राउंड में मारा गया, ठीक है। और क्या क्या कह रहा है आपका, अच्छा दिल्ली सल्तनत पर, अच्छा देखो दिल्ली सल्तनत पे मुस्लिम शासकों का राज रहा, चाहे वो तुर्की रहे चाहे वो अफगानी रहे, लेकिन जनता कैसी थी, जनता ज़्यादातर हिंदू ही थी, है ना, जनता कैसी थी ज़्यादातर, जनसंख्या अधिकतर मुसलमान नहीं थी, लेकिन राजा कैसे थे, तो जो इस्लामी कानून लगाते थे उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता था, क्योंकि रिलीजन का मैटर हो जाता था, रिलीजन कुछ और है लोगों का और राजा का रिलीजन कुछ और है। इसी कारण से इतिहासकार बर्नी ने सल्तनत काल को वास्तविक इस्लाम नहीं कहा है, ठीक है ना। वास्तविक इस्लाम क्या, जब इस्लाम अच्छे से डेवलप हो, तो वहाँ तो जनता तो कुछ और रिलीजन का और वो कुछ और रिलीजन का, तो ज़्यादा डेवलपमेंट इस्लाम का नहीं दिखता है। सल्तनत काल में अधिकतर अधिकारी अमीर और सुल्तान तुर्क कबीले के होते थे, ये तो कोई शून्य इसका छोड़ सकता हम लोग। अच्छा अब बात कर रहे हैं हम लोग वित्तीय व्यवस्था की। वित्तीय व्यवस्था किसकी, पूरे सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, कि इनका फाइनेंस कैसा था, पैसे के लेन देन कैसे होता था। तो इस समय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, कृषि, और इसके कारण से इतिहासकार बर्नी ने, नहीं ये तो पढ़ चुके, सल्तनत काल में अधिकतर अधिकारी अमीर, और ये भी पढ़ चुके हम लोग, ये भी पढ़ चुके हम लोग, वो रिपीटेड हो गया। खैर कोई बात नहीं, और कुछ खास नहीं है इसमें, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम। तो हमने लोधी वंश के बारे में पढ़ लिया, लोधी वंश खत्म हो गया, और कौन आ गया अब, मुगल आ गए। मुगलों में कौन आया सबसे पहले, बाबर आ गए। बाबर ने भाई भारत में आने के लिए बहुत एफर्ट लगाए, लेकिन इसको मौका कहाँ से मिला, दौलत खान लोधी से, क्योंकि तभी तो वो बात बनी ना। तुम देखना बाहर से जो भी आया ना, उसको इस तरह की जब मुखबरी मिली तभी जाके वो कामयाब हो पाया, वैसे कामयाब नहीं हो पाया है। तो दौलत खान लोधी ने इसको ऑफर दिया, बताया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, यहाँ यहाँ आर्मी है, मारो उसको, तो उसको मारा, हटाया, और नया एम्पायर बना लिया क्या। फिर इसने दौलत खान लोधी को भी लपेटा, ऐसा नहीं इसको छोड़ दिया। किसने लपेटा, बाबर ने, और बाबर को तो उसने इन्वाइट किया था, ऐसा नहीं इसको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब मोहम्मद गौरी को जयचंद ने इन्वाइट किया था, तो गौरी को मारने के बाद जयचंद को भी तो मारा था ना, चंदावर का युद्ध, तराइन का पहला या दूसरा छोड़ के चंदावर का युद्ध में मारा था, चंदेरी या चंदावर के लोग। अब बाबर आ जाता है, कौन आ जाता है किंगशिप में, अब बाबर। तो बाबर जो आ जाता है ना, तो बाबर का
बाबर जो है ना लड़ाइयाँ लड़ रहा है। बाबर ने अपने जीवन में 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली घाघरा पहन के। पानीपत का युद्ध, खाना खा के यानी खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध। घग्गर 4 कितने युद्ध लड़े बाबर ने? पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली घाघरा पहन के। तो पानीपत का युद्ध 1526, ठीक है ना। खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घग्गर का युद्ध 1529 और 30 में मर गया वो, ठीक है ना। जिंदगी लाइफ टाइम उसका भारत में छोटा था, लेकिन जितने भी युद्ध लड़े उसने जीते। 4 युद्ध लड़े, चारों जीते, ऐसा किताबों में मिलता है। लेकिन बहुत सारे युद्ध वो हारा भी था, है ना। हाँ, आखिरी के 4 जो भी है यही एग्जाम में आता भी है, लेकिन इससे पहले भी एफर्ट मार रहा था, लेकिन कामयाबी उसको नहीं मिल रही थी। लेकिन बाद में उसको कामयाबी मिली, तो उसके बाद ये जो है खत्म हो जाता है। तो बाबर के बाद जो है ना, नेक्स्ट जो आता है आपका गाइस, अब देखो इसके बाद जो आता है मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और। अच्छा गाइस, जब ये सब कुछ हो रहा था ना, जब ये सब कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था ये सब, मतलब ये जो मिडवल का ये चल रहा था, लोधी वंश, बाबर, नॉर्थ इंडिया में सब जो हुआ, ये सब नॉर्थ इंडिया में तो हो रहा था। एट द सेम टाइम गाइस साउथ इंडिया में भी कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था साउथ इंडिया में पता है आपको? 2 भाई थे। कितने भाई थे? एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का, थोड़ा सा पढ़ा था हमने इसके बारे में पीछे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते। वो एमबीटी था ना, एमबीटी पढ़ा था हमने वैसे इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ा था लास्ट क्लास में। एमबीटी ने हरिहर बुक्का को पकड़ा और उनका रिलीजन जो है उनको चेंज किया और वापस उनको भेजा कि भाई तुम हमारी टीम में हो, हमारी तरफ से लड़ो। तो भाई हरिहर बुक्का लड़ते भी हैं, लेकिन वहाँ पे देखते हैं जनता विद्रोह कर देती है साउथ में। उसका फ़ायदा उठा करके हरिहर बुक्का जो है वापस यू टर्न ले लेते हैं, अपना रिलीजन वापस चेंज करते हैं और अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर देते हैं। उधर एमबीटी वीक हो चुका है, तो इधर फ्री हो गए ये लोग, ठीक है ना। और नया एक एम्पायर बनाते हैं, उसका नाम था विजयनगर एम्पायर। क्या नाम है इसका? विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। ये जो एम्पायर है ना, ये लगभग 200 सालों तक इसने जो है ना राज किया। कितने सालों तक? हाँ, लगभग 1300 समथिंग से लेकर के 1565 तक लगभग। अच्छा, बाबर ने ना, बाबर जो था, बाबर की एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी समझते हो क्या होता है? बायोग्राफी मतलब ऑटोबायोग्राफी को उसने खुद से लिखी थी, खुद लिखी थी, ठीक है ना। बाबर की एक ऑटोबायोग्राफी है, बाबरनामा। क्या नाम है, क्या बुक है? फारसी में लिखते थे लोग। किस में लिखते थे? फारसी में। मुगलों की जो आधिकारिक भाषा थी ना भाई, वो फारसी थी, ठीक है ना। लेकिन बाबर फारसी में लिखा, बाकी सब बाद में फिर उर्दू में आ गए, लेकिन वो फारसी में रहा। तो बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा। अच्छा, बाबरनामा बाबर को बहुत सारे योद्धा मिले। राजस्थान का राणा सांगा, जो हमने पढ़ा पानी खाना खा गए, तो खानवा का जो युद्ध था गाइस, वो राणा सांगा और बाबर के बीच में होता। अब राणा सांगा का इतिहास क्या है? राणा सांगा का इतिहास भी तगड़ा है ना। 6-6, 7-7 फुट का आदमी, उस जयपुर भवन में जाकर देखो, उसकी ड्रेस इतनी बड़ी है जिसमें हमारे जैसे 4-6 आ जाएं। उसकी राणा सांगा की एक्चुअल ड्रेस इतनी बड़ी है, पहाड़ जैसा आदमी है वो। उसका एक हाथ नहीं है। कभी राणा सांगा की फोटो सर्च करोगे आपको मिलेगा विदाउट हाथ, उसका एक हाथ कट चुका है और तो भी धड़ाधड़ युद्ध करे जा रहा है वो। उसको लास्ट में जहर दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? खानवा के युद्ध में बाबर का पलड़ा डाउन था। किसका पलड़ा डाउन था? मतलब कौन हारता? लेकिन बाबर ने कहा कि भाई इसको ना, आपको पता है कि रिलीजन पे बात आते ही आदमी इमोशनल हो जाता है ना, खासतौर से गरीब आदमी, है ना। कुछ मत बोलो किसी के बारे में, रिलीजन पे बोल दो आप, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या कोई भी, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जज्बाती हो जाएगा, है ना, वो चीज़ है। तो खानवा के युद्ध में जब बाबर हार रहा था, कौन हार रहा था, तो उसने इसको अब अपनी सेना में जोश कैसे भरे, उसने कहा कि भाई इस युद्ध को जिहाद का युद्ध देंगे, जिहाद का नारा देंगे इसको। क्या देंगे? जिहाद का, है ना। मतलब रिलीजन से जोड़ करके उसने अपनी आर्मी को क्या किया, मोटिवेट किया कि भाई अगर आप जीतोगे तो आप रिलीजियस वाइज क्या हो जाएगा, अपने रिलीजन को क्या करोगे, स्ट्रांग। लेकिन उसका भी ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन खानवा के युद्ध में ना, जो राणा सांगा था, किसी ने उसके खाने में जहर दे दिया, ठीक है ना, और राणा सांगा का काम भी तमाम हो गया, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जहर कौन देगा फिर? बाबर की टीम का कोई होगा,
है ना, तो जासूसी उस समय होती थी, समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? ठीक है, तो लोग जासूसी की, किसी ने कोई उसका जासूस, आप मूवीज में भी दिखाते हैं ये सब, तो जासूस कोई गया उसके खाने में मिला दिया, वो मर गया, सस्ते में युद्ध जीत गया, राजा मर गया मतलब युद्ध जीत गया, बात खत्म, ये पूरी प्रजा का कोई मैटर नहीं है। इससे कभी भी देखना मूवी में देखा होगा कि राजा हाथी पे बैठा है प्रॉपर, उसके अंदर कवच के अंदर, उसकी पूरी बॉडी में एक ही जगह फ्री है, उसकी आंख बस, और आंखों पे वो निशाना मारते थे, वो उनके पास ऐसे निशान चीते थे कि उन आंखों पे, क्योंकि पूरी बॉडी पे उसने लोहे का मेटल का पहन रखा, उस पर कुछ असर होना नहीं है, तलवार मारो या तीर मारो कोई फर्क, आंखें फ्री, आंखों से तो देखेगा वो। और आंखों में भी कुछ ऐसा सीन तो होता था कि कुछ ऐसा पट्टी सी भी लगा के रखते थे, कभी कभी देखा होगा मैं, है ना, वो चीज़ है। तो आंखों, वो कोशिश करते थे कि राजा अगर एक बार मर जाए तो युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा और हार मान लेगी प्रजा, क्योंकि गाइड करने वाला, एडमिन करने वाला तो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो खानवा के युद्ध को उसने जिहाद का युद्ध दिया, क्या नाम दिया? अच्छा, बाकी युद्धों में उसका जीतने का क्या रीजन था? बाकी युद्धों में जीतने का ये रीजन था भाई, एक तो उसकी ना जो नीति थी, क्या थी उसकी जो नीति थी, उसकी जो पॉलिसी थी, उसको तुलगमा युद्ध नीति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तुलगमा युद्ध। इसमें क्या होता था पता है आपको? इसमें ना जैसे मान के चलो ये सामने से सेना आ रही है, तो बाबर की सेना सामने से नहीं आएगी, बाबर की सेना इस शेप में आएगी, समझ पा रहे हो लोग? लेफ्ट से भी राइट से भी, तो इस तरीके के शेप। जब आप लाल किला देखने जाओगे, अब देखो मिडिल क्लास की क्या प्रॉब्लम, हम कभी गाइड लेके तो जाते नहीं, मुंह उठाए लाल किला घूमा है ना, उसका कभी कुछ पढ़ा ना, दीवाने आम के बारे में पढ़ा ना, दीवाने खास के बारे में पढ़ा। दीवाने आम बना हुआ है इसमें, आम के दीवाने वहाँ पे दशहरी और चूसा करते थे, ठीक है ना। दीवाने आम में क्या होता था, राजा आम लोगों से मिला करता था, और दीवाने खास में खास लोगों से, राजकीय लोगों से मिला करता था, ठीक है ना। आम का मतलब ये नहीं कि आम के दीवाने बैठ के वहाँ पे आम खा रहे हैं, ठीक है ना। दरबार अभी भी है, लेकिन हम लोग तो लेते नहीं है। हमारी टिकट कितने की है? 20 रुपए की। अंग्रेजों से पूछो, उनकी टिकट 400 की, उनको गाइड भी करना पड़ता है सेम टिकट पे, है ना। तो लेकिन आपको गाइड करना चाहिए, इधर या तो गाइड करो, नहीं तो फ़ोन तो अलाउड है, फ़ोन लगा लो, बट्स में गाइड ओपन कर लो, आप मिल जाएगा, मुझे लगता है यूट्यूब पे होना चाहिए ऐसी वीडियो, और उसी गाइड के से घूमो तो आपको नॉलेज इतनी बढ़ेगी, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं मुंह उठा के गए। मैं वृंदावन गया घूमने के लिए, तो वहाँ निधिवन है, निधिवन के बारे में बताते ना कि वहाँ कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं, ये वो। एक गाइड आया, मुझे कह रहा 100 रुपये लूंगा, मैं बता दूंगा। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, और किसी और ने गाइड करा था उसका, मैं उसके बगल में चल के सुन रहा था, मैं ऐसा होगा ऐसा होगा। 100 रुपये बचाए मैंने पूरे 100 रुपये पूरे बचा लिए मैंने, ठीक है। तो गाइड करना चाहिए, इससे नॉलेज हमारी बढ़ती है। अब दिल्ली में ऐसा कोई प्लेस नहीं होगा जहाँ मैं 50 बार ना गया हूँ, क्या लाल किला, क्या कोई भी जगह दिल्ली का खूब घूमा है, तभी तो बर्बादी का आलम ये है कि यहाँ पे बैठे हैं, वरना कहीं और बैठे होते हैं लेकिन अच्छी बात है कि आपके साथ बैठे हैं, किस्मत अच्छी है हमारी, ऐसी बात नहीं है, ये कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म रहे हो कि आप लोग मिले मुझे ठीक है। मैं किस पे बता रहा था आपको, किस मैटर पे? ये हाँ, जब आप जाओगे ना लाल किले में, तो लाल किले के म्यूजियम में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे को इसकी पिक्चर मिलेगी प्रॉपर, तो इस शेप का या और भी अदर शेप के ना आपको अटैकिंग पोजीशंस मिलेंगे आपको। तो उसी में से एक ये तुलगमा युद्ध नीति है ना, कि लेफ्ट ना राइट से, मतलब दोनों तरफ से अटैक करना है, सामने वाले को कंफ्यूज करना है, एक को पीछे से जाके अटैक करना है, ऐसा भी चलता था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होती थी इसमें। आगे बढ़े, तो ये था। तो अब वापस आते हैं, तो बाबर ने अपने बाबरनामा में ना इन दोनों भाइयों का जिक्र किया है। किन दोनों भाइयों का? लिम्का और पेप्सी। किसका जिक्र किया है? हरियर और बुक्का का, ठीक है ना, दोनों भाई। और किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन किसका जिक्र किया है? तो मेरे को लिम्का पेप्सी क्यों सुनाई दे रहा है? चलो कोई बात नहीं, हरियर और बुक्का का जिक्र किया है, लेकिन उसके मिले उसको और भी तोपची थे, ठीक है ना, लेकिन उसने दो ही का जिक्र किया। आगे बढ़ जाए। कुछ सिस्टम हैंग सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो विजयनगर साउथ का, जितनी कहानियां बताई सारी आपको फटाफट मिल जाएंगी, टेंशन मत लो। तो विजयनगर का मतलब होता है जीत कैसा है। विजय का मतलब क्या होता है? जो जीत गया, विक्ट्री जो होती है वो वाला। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या कह रहा है आपका? विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की 1336 में। दो भाई थे जिनके 3 और भाई थे। ये क्या बात हुई? ठीक है तो यूँ सीधे 5 भाई थे यार, कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन ये दोनों बड़े थे। ये दोनों क्या थे?
और कोऑर्डिनेशन के साथ भाई साहब राजा थे, मतलब भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं होता था। इसका मतलब भाभियाँ कलेश नहीं करती होंगी, है ना, भाभियाँ जब आ जाती है ना तो कलेश हो जाते हैं घर में। तो हरिहर और बुक्का ने वारंगल में काकतीय राजा के सामंत थे और बाद में कामपिल्य कर्नाटक के राम से मंत्री बन गए बाद में, ठीक है। जब एक मुसलमान विद्रोही को शरण देने के कारण, देखो सर, जब एक मुसलमान विद्रोही का शरण देने के कारण कामपिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया, ठीक है ना, तो इन्होंने हरिहर बुक्का को पकड़ा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और मैं कहा ना उनको, उनका मुस्लिम, उनका रिलीजन कन्वर्ट किया, है ना, और बाद में उनको कहाँ भेज दिया वापस से, भाई कहती कि अब तुम हमारी टीम में, अब हमारी टीम से लड़ोगे। तो वो लड़ भी रहते, ठीक था, लेकिन जनता ने विद्रोह कर दिया, इनका मौका अच्छा था, जनता ने विद्रोह कर दिया। उधर एमबीटी का तो मैं पता ही है कि उसकी किस्मत खराब थी, है ना, तो मौका मिल गया उनको नया एम्पायर क्रिएट करने का बाय डिफॉल्ट, है ना, वो चीज़ है। तो नया एम्पायर, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद इन्होंने विद्रोहियों को दमन के दक्षिण में भारत में भेजा। किसने भेजा? एमबीटी ने भेजा। दक्षिण भारत में फैली अराजकता, अराजकता क्या होती है भाई? हाँ, सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, है ना, सरकार के खिलाफ चलता रहता कुछ ना। जैसे कि आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी से पहले यहाँ पे शीला दीक्षित, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी ने खूब अराजकता फैलाई, मतलब विद्रोह किए, धरना प्रदर्शन किए। अभी करंट में कल रात को, परसों रात को वक्त बिल पास हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में भी काफ़ी सारे मुस्लिम सपोर्ट में थे, कुछ काफ़ी सारे मुस्लिम इसके अगेंस्ट में थे, ठीक है ना। तो जिसको अगेंस्ट करना है भाई वो जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है, जंतर मंतर पे जाओगे तो आपको मिलेगा, आपको रशिश में, वो चीज़ है। हाँ, जंतर मंतर पे वही होता ही है। हमें भी जंतर मंतर पे जाना था, अभी एसएससी का रिवोल्ट चल रहा, पता आपको? जंतर मंतर क्यों बना रखा है, ये सवाल है। धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बना रखा, क्योंकि भाई वो एक पॉश इलाका है, वो एक पॉश इलाका है, और वहां पे कहीं भी जगह नहीं है सिवाय एक जंतर मंतर के। सारा पॉश किसके घर के आगे थोड़ी करोगे तुम, पब्लिक प्लेस पे तो करोगे, और जंतर मंतर खाली है तो वहां पे कर रहे हो, वो चीज़ है। तो पूरा इलाका पॉश है, कभी आप उस इलाके में घूमो, आपको खड़े होने में भी लगेगा कि पुलिस आके टोक ना देगा, खड़ा क्यों है यहाँ पे। लेकिन जंतर मंतर वाला जो एरिया ना वो खाली है, तो वहाँ पे इसलिए वो लोग बार बार वो जगह चुनते हैं, और वो जगह बुक रहती है। आपको पता है धरना प्रदर्शन के लिए पुलिस से परमिशन लेनी होती है, तो वो परमिशन वहाँ पे बुक रहती है हमेशा कि चलो भाई इसके बाद ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, उसके बाद एसएससी वाले आएंगे, इसके बाद किसान आंदोलन वाले आएंगे, इसके बाद वक्त वाले आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, वो तो चलता रहता है, उनका पूरे साल की बुकिंग है उधर। तो अभी एसएससी का रिवोल्ट चल रहा था, तो हमसे पूछा किसी ने कि एसएससी वाले वहाँ क्यों नहीं गए जंतर मंतर, तो पता चला वहाँ तो बुकिंग पहले से करानी पड़ती है ना, तो हमारी तो बुकिंग हुई नहीं थी, इसलिए एसएससी के जितने टीचर्स थे वो सारे के सारे लोधी गार्डन चले गए, वो एसएससी हेडक्वार्टर के सामने ही उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तो उनका मैटर सॉल्व हो गया। वो एक दिन में एसएससी ने उनकी बात मान ली, ठीक है ना, वो चीज़ है। आगे बढ़े, तो दक्षिण भारत में अराजकता क्या होता है? सरकार के अगेंस्ट क्रिएट हो जाना, है ना भाई। तो अराजकता को जो है उसने वो किया। आगे की बात करते हैं। इसका फायदा उठा करके इन लोगों ने दोबारा से क्या कर दिया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। आगे की बात करते हैं। हरिहर बुक्का अपने पिता, हाँ पिता, इनके पिता का नाम संगम था, तो हाँ संगम, तो उन्हीं के नाम पे क्या कर दिया? संगम वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। ये दोनों भाई अपने गुरु विंध्यारण्य की प्रेरणा से पुनः बने, मतलब दोबारा से बने और विजयनगर को राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश हुए। अच्छा देखो, विजयनगर एम्पायर गाइस, इस पे 4 टोटल राजवंश हुए। कितने वंश हुए टोटल? 4। इसमें सबसे पहले कौन सा आपका? फिर सालू, फिर तुलु, फिर अराविडू, जिनका टोटल टाइम कितना है? 300 वर्ष है, यानी लगभग 75 साल ऑन एन एवरेज एक ने शासन किया। लेकिन किसी ने ज़्यादा भी किया होगा, किसी ने कम भी किया होगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ भी बदलती नहीं टाइम। 4 वंश है तो 4 अलग अलग राजधानियाँ। कौन कौन सी भाई? तो आनेगोड़ी, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी, 4 अलग अलग राजवंश है, उनकी 4 अपनी कैपिटल हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? विजयनगर कर्नाटक का वर्तमान नाम हम्पी, कर्नाटक का बेलारी डिस्ट्रिक्ट है जो कि तुंगभद्रा नदी पे है। अब बेलारी जो जगह ना गई, यहाँ से यहाँ पे बहुत बड़े ना वो इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। जिंदल कंपनी है, जिंदल स्टील बनाती है, ठीक है ना, तो वो उनकी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी उधर वहाँ पे, ठीक है ना, वो सब चीज़ें बेलारी में, ठीक है ना। ये जितनी भी आप देखते हो ना भारत की नवरत्न कंपनियां जो देखते हो, सुना नाम नवरत्न का? जैसे भेल, सेल, गेल, हिंडाल्को,
इतनी बड़ी कंपनियां हैं ये कि इनका खुद का अपना हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब कुछ इनकी टेरिटरी के अंदर ही है। समझ पा रहे हो? मतलब ये भेल मंगोलपुरी जितनी बड़ी है या इवन इससे भी बड़ी है। समझ पा रहे हो? तो भेल का जो ये जिस कंपनी में जो काम करेगा, नवरत्न कंपनी है, मतलब सरकारी कंपनी है, इसमें जो काम करेगा उस बच्चे की, उसके पेरेंट्स के बच्चे की स्कूलिंग वहीं कैंपस में ही होगी, कॉलेज भी कैंपस में, हॉस्पिटल भी कैंपस में, बाहर वाला अलाउड नहीं है उसमें फिर। और स्पेशल ट्रेन आएगी जो माल को लेकर के पोर्ट तक लेके जाएगी, पोर्ट से फिर वो इंटरनेशनली वो जाएगा। समझ पा रहे हो इसको आप लोग? तो ऐसी कंपनियों में भी नौकरी लगना बड़ा ही फायदे का सौदा है। ठीक है ना? इसके लिए एक एग्ज़ाम देते हैं, गेट का एग्ज़ाम। सुना है? GAT सुना ही नहीं है? कमाल है। तो IAS वाईएस के बाद यही सब आता है। दूसरे तीसरे नंबर टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन इसमें जिसकी जॉब लग जाती है सीधे 50 लाख पर एनम, 60 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़ ऐसे लगती है। समझ पा रहे हो? इस तरीके से सैलरी। अब 50 लाख पर एनम मतलब एक महीना कितना, 4.5-5 लाख रुपए से शुरुआत करेगा वो बंदा। ठीक है ना? लेकिन वहाँ तो वही जाएगा ना जो IIT इन सबसे पढ़ा होगा। IIT बोल रहा हूँ, ITI नहीं बोल रहा हूँ। रिबॉक और रिव्यूक में फ़र्क तो होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो विजयनगर वर्तमान का हम्पी कर्नाटक वाला इलाका है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कौन सा वंश सबसे पहले। 4 वंश है ना, कौन कौन से बताओ? सालुब वंश, तुलु वंश और अरावी। तो सबसे पहले कौन सा वंश आ गया? संगम वंश में 2 भाई थे, हरिहर और, मैंने कहा दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था, भाईचारा, भाईचारा ऑन टॉप, है ना? भाईचारा ऑन टॉप। तुम लोग हरियाणी गाने सुनते हो लग रहा ज़्यादा है। भाईचारा ऑन टॉप। क्यों भाईचारा ऑन टॉप? क्योंकि लग रहा है भाभिया इनके बीच में कलेश है। तो कभी हरिहर भैया बन जाते थे राजा, कभी किसी दिन बुक्का भैया बन जाते थे, है ना? वो एक दिन होता था अनाउंसमेंट कि आज राजा बुक्का भैया बनेंगे। ठीक है ना? वो चीज़ें थे। लेकिन उनकी जो वाइफ्स थी वो आपस में शायद लड़ती नहीं थी, है ना? मैंने कहा ना, आज की डेट में अगर घर में 2 भाई हैं और दोनों की शादी है, फिर तो घर का माहौल नेक्स्ट लेवल पे जा रहा होगा। वो भाई बता सकता है जो झेल रहा होगा। ठीक है? तो कलेश होते ही हैं घर में जनरली। और अगर कलेश नहीं हो रहा तो उसमें से किसी एक की अभी शादी नहीं हुई है, वो होनी है तो उस दिन पता चल जाएगा, शादी के अगले दिन से ही। ठीक है, समझ में आ रहा हो? क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये दोनों भाइयों में कोऑर्डिनेशन अच्छा था, तभी तो मिल बांट के हम लोग पढ़ रहे थे इसमें कि 2 भाई थे, 2 भाई थे, 2 भाई थे। क्यों? 2 भाई एक दूसरे के लिए जान छिड़क रहे हैं, है ना? 1 और 1 11, है ना? गोविंदा और संजय दत्त वाली जोड़ी लग रही है। ठीक है? तो हरिहर जो है वो राजा बन जाता है और अपना सत्ता संभालना, तो उसका नाम है हरिहर प्रथम, पहला वाला है। तो 36 से लेकर 56 तक 20 साल राजा रहा। इस वंश का प्रथम संस्थापक हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम राजधानी आनोकोडी को बनाया। मैंने कहा था जो स्टार्टिंग में वो 4 वंश, 4 राजा, 4 राजधानियां। शासन के 7वें वर्ष में राजधानी से स्थानांतरित करके विजयनगर कर दिया। ठीक है ना? इसका जो प्रमुख सलाहकार था उसका नाम था विंधारण, इसका गुरु था ना। ये कौन था इनका? इन्हीं तो इंस्पायर्ड होकर उन्होंने वापस से राज्यपाठ बनाया दोबारा से। और जिन्होंने संगीत सार नामक एक ग्रंथ की, किताब की एक रचना की, इसका नाम था क्या था? संगीत। नेक्स्ट, इनके शासन काल में महाराष्ट्र में 1397 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? उधर साउथ में एक नया एम्पायर बन गया जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसी कारण से विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रुक गया क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चला गया। सुनो मेरी बात से, विजयनगर था इधर कर्नाटक साइड में, इधर था ना GMGK, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। और तो कर्नाटक ये विजयनगर साम्राज्य हो गया और इसके ऊपर कौन हो गया? बहमनी साम्राज्य हो गया। तो बहनी बॉर्डर शेयर हो रहा तो लड़ाई तो होगी ना, बॉर्डर अगर टच करा तो लड़ाई होगी, पहले के जमाने में होती थी, है ना? तो फिर इनकी लड़ाई, इसलिए इनकी टेरिटरी विजयनगर वालों की फैल नहीं पाई ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़े पावरफुल निकले, है ना? वो थोड़ा सा पावरफुल निकले, इससे ज़्यादा इनकी वो नहीं, ग्रोथ नहीं हो पाया। 1356 में इनका निधन होगा। किसका? हरिहर। हरिहर जो था उनकी हरियाली चली गई, खत्म हो गया। इसका दादा कौन आ गया? बुक्का। ये भी लगभग रहा कितने साल? 20 साल, 26 साल रहा लगभग। 26 कितना? नहीं 26 नहीं, 21 साल रहा। कितना साल लगा? हरिहर प्रथम के निधन का बुक्का राजा बना। इसने वेदांग प्रतिष्ठापक, इसने टाइटल लिया था किसका? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का। हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। एक बार पहले इनका रिलीजन चेंज हो चुका था। बुक्का प्रथम के काल में दक्षिण भारत में मदुरई राज्य के खिलाफ अभियान करके उसे जीत करके विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया। मतलब ये जो विजयनगर एम्पायर है गाइस, ऊपर तो बहमनी वाले हैं,
ऊपर तो बढ़ने ही नहीं दे रहे, तो सोचा ऊपर ना बढ़ने तो नीचे ही चले जाते हैं। तो नीचे मदुरई वगैरह उसको क्या कर लिया उन लोगों ने, एक्वायर करके, जो पहली फोटो दिखाई थी मैंने आपको, पूरा नीचे पिंक वाला एरिया वही था। इस अभियान के नेतृत्व में बुक्का प्रथम का पुत्र कंपन ने दिया था। जो मदुरई पे अटैक किया वो किसने किया, कंपन ने, कांपते हुए जो अटैक किया होगा। इस बात की जानकारी मदुई विजय नामक ग्रंथ, एक किताब है साउथ की, उसमें उस पर मिलती है। उसका नाम क्या है किताब का, मदुरई विजयम नाम है, ठीक है ना। इसके शासनकाल में बहमनी साम्राज्य से संघर्ष हुआ, मतलब ये जो कंपन है ना, उस समय ऊपर बहमनी वालों से भी लड़ाई हुई। बुक्का प्रथम ने मुदगल के किले पर आक्रमण करके संघर्ष को शुरू किया था, है ना, सबसे पहले इनकी तरफ से शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। इस संघर्ष के दौरान बहमनी के शासक मोहम्मद शाह था उस समय जब अटैक हुआ इस समय, तो उसमें कौन था, बहमनी का राजा मोहम्मद शाह। इसमें पहली बार तोपों का युद्ध इसमें हुआ है, ठीक है। और माना जाता है कि हरियर और बुक्का ने, दोनों ने मिलकर, मैंने कहा ना, मिल करके शासन चलाया। मिलकर के शासन कैसे चलाया, मतलब कि एक दिन वो, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरा आ जाता है, इनके बाद हरियर बुक्का 2 भाई थे। उसके बाद हरियर का बेटा हरियर सेकंड, बुक्का का बेटा बुक्का सेकंड, है ना। तो ये चीज, तो 1377 में बुक्का प्रथम के निधन के बाद जो है हरियर द्वितीय शासक बना। और ऋग्वेद हमने पढ़ा था ना, वैदिक काल, उस ऋग्वेद में भी इस वंश का जिक्र है, ठीक है ना। मतलब कि ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार, जिक्र नहीं है सॉरी, ऋग्वेद के ना एक टीकाकार मतलब क्या होता है, जो कमेंटेटर होता है। अरे ये टीका नहीं, टीकाकार मतलब क्या, जैसे मैंने इनके ऊपर टीका टिप्पणी कर दी है, समझ रहे हो। टीका टिप्पणी मतलब क्या था, किसी पर कमेंटेटर। तो ऐसा एक पंडित था जिसका नाम, जो ऋग्वेद का नॉलेजेबल बंदा था, ठीक है ना, उसका क्या नाम था, सायन, क्या नाम था। तो वो इनके प्रधानमंत्री थे इसके, ये जो हरियर सेकंड है ये प्रधानमंत्री। हरियर सेकंड इस समय साम्राज्य का पहला शासक हुआ जिसने महाराजा धीराज का टाइटल लौट किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया था, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। इसके बाद कौन आया नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका देवराय प्रथम है। इसके शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी भारत आया था। पहले हमने पढ़ा था कि लोग चाइना से आ रहे हैं, फिर बीच में शायद हमने पढ़ा कि वो अल मसूदी और ये अल बरूनी और आपका ये क्या नाम है, उत्वी, और ये सब ये इससे आ रहे हैं, क्या नाम है आपका, इस्लामिक कंट्री से आ रहे हैं। और अब पढ़ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, ये कहाँ से लग रहा है, ये इटली यानी कि यूरोप से आ रहे हैं। भारत में पहले कहाँ से आए विदेशी, चाइना से, फिर अरब यात्री आए, इस्लामिक यात्री आए, है ना। हमने उसके बारे में तो पढ़ा था, जो मौसम की जानकारी, अल मसूदी भी तो पढ़ा था ना, जिसने मौसम की जानकारी दी थी, नहीं पढ़ा था, याद नहीं है, पढ़ा था, याद नहीं है वह, ठीक है ना, ठीक है। इसके दरबार में लखना और लक्ष्मीधर नामक 2 व्यक्ति विदेश मंत्री के पद पर थे। इन्हें समुद्री व्यापार की बेहतर जानकारी थी, ये दोनों जो व्यक्ति थे ना इनको। चलो नेक्स्ट बात है, देवराय प्रथम पहली बार तुर्की मुसलमानों की, मतलब इसने पहली बार अपनी सेना में मुसलमानों को जो है वो कहा कि भाई आप भी वैकेंसी के फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। तो भाई इन्होंने दिया, इससे पहले शायद साउथ में ये अलाउड ना होता हो, तो इसने अलाउड कर दिया। लेकिन मुसलमान कौन से, अफगानी। इन्होंने सिंचाई के लिए हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया है और इससे बहुत सारी नहरें निकलवाई। और क्या है, देवराय प्रथम का संघर्ष बहमनी के सुल्तान फिरोज शाह बहमन के साथ हुआ। मतलब बहमनी साम्राज्य ऊपर चल रहा था ना अभी ऊपर, जिससे दिक्कत थी, तो बहमनी और इनका कॉन्फ्लिक्ट कई सालों तक रहा, कई सालों तक, ठीक है ना। तो फिरोज शाह बहमन से हुआ और इस संघर्ष में बहमनी के सुल्तान की क्या हो गई, विजय। मतलब इस बच्चे ने, इसने संघर्ष चालू किया, इसने कहा कि चालू हम करेंगे, उन्होंने कहा कि हमने चालू उन्होंने किया था लेकिन मजा हमें आ रहा है। खत्म किसने किया, बहमनी वालों ने, है ना। तो बहमनी के सुल्तान की इसमें क्या हो गई, जीत हो गई, जीत गया। फिर भाई आपको पता है कि जब ये हारते थे तो शादियां करा देते थे, ऐसा होता आया एंशिएंट टाइम पे। और मैंने देखा, इतिहास गवाह है इस बात का, कि जहाँ कहीं भी वैवाहिक संबंध हैं, बेटा बेटी की शादी, वहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ, आपको पता है भारत में बहुत सारे यूरोपियन कंपनी आई, ब्रिटिश आए, डच आए, डेनिश आए, स्वीडिश आए, फ्रांसीसी आए, लेकिन ब्रिटिश और फ्रांसीसी को कभी लड़ाई नहीं। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो राजकुमार थे और फ्रांसीसियों की जो राजकुमार थी, उनकी शादी हो गई थी तो मुंबई दहेज में दे दी थी। जैसे मुंबई इन्हीं की थी, शादी उधर कर रहे हैं, दहेज में इधर बांट रहे, बताओ, ठीक है ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसके बाद कभी भी उनकी लड़ाई नहीं हुई। आप गांव देहात में अभी भी माहौल है गाइस कि आपकी जिस इलाके की तरफ शादी हो जाएगी ना, एक बार कह दो ना कि भाई ऐसा हुआ था,
तो आपको उतनी इज्जत मिलेगी, मतलब 50 साल बाद भी, 100 साल भी, अभी भी। अब तो एक कम हो रहा है धीरे धीरे, शहरों में तो जीवन बड़ा पास आ गया, लेकिन अगर आपने कह दिया कि भाई यहाँ से इस घर की बेटी हमारे यहाँ पे शादी हुई है, तो आपको इज्जत पूरी मिलेगी, चाहे उस घर का कोई ना रहा हो, कोई इसका रिश्तेदार ही क्यों हो रहा हो। ऐसा तो चाचा ताऊ के ज़्यादा अच्छे नहीं, लेकिन इस मामले में भी चलता है उधर, ये चीज़ है। तो इसने जो है, देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह बहमनी के सुल्तान के साथ कर दिया। ठीक है, बहमनी और विजयनगर के बीच में 1357 से ही संघर्ष का दौर और लगभग 200 वर्षों तक चला। दोनों के बीच संघर्ष का मूल कारण कृष्ण और तुंग, मतलब जमीन का कुछ टुकड़ा था। मतलब दोनों के बॉर्डर पे, आपको पता है कि नदी जहाँ पे बहती है, पंजाब की 5 नदियाँ याद है आपको? मान लो ये ऊपर, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका मान लेते हैं। कौन सा इलाका मान लेते हैं इसको हम? भारत के ऊपर वाला इलाका ऐसे दिखता है। तो मान लो यहाँ से भैया नदी निकली, पंजाब की 5 नदियाँ बह रही हैं मान के चलो, और तुम्हें पता है कि नदियों के बीच का जो रास्ता होता है इसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? और वो बहुत ही फर्टाइल होता है। क्या होता है वो? बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। ऐसे ही नीचे भी तो, दक्षिण भारत में भी तो दोआब बन रहा होगा दो नदियों के बीच में। कौन सी 2 नदियां हैं भाई? कृष्णा और, तो इन नदियों के बीच का जो रास्ता बहुत ही उपजाऊ है। उपजाऊ है तो फिर एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, क्योंकि पानी में मिनरल्स हैं, और एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा मिलेगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा तो राजा को फायदा होगा। इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी इसी मैटर को लेकर, बहमनी और इनके बीच में। ठीक है ना? इसके बाद आया देवराय सेकंड, संगम वंश का सबसे महान शासक था। देवराय सेकंड जो है ना, इसको गजबेटर कहते थे। ठीक है, गज का मतलब हाथी होता है, तो हाथियों का शिकारी करने वाला। तेलुगु विद्वान श्रीनाथ इसके दरबार में रहता था, और उसने हरि विलासम नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने भारी संख्या में मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती दिया। ठीक है ना? इनके काल में ईरान के यात्री अब्दुल रज्जाक ने भारत की यात्रा की। ठीक है ना? आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। देवराय सेकंड ने संस्कृत गण महानाटक सुनानिधि और एक और नाटक था जिसका नाम था ब्रह्मसूत्र, इसकी भाष्य लिखा। देवराय सेकंड का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मल्लिकार्जुन। ठीक है ना? इसको प्रौद देवराय कहा गया। अंतिम शासक था विरूपाक्ष सेकंड। किसका? संगम काल का। तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड, उसका देवराय प्रथम, है ना? और इसके लास्ट में ये हमारा विरूपाक्ष। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या? सालु वंश या सुलु वंश। तो संगम वंश के शासक विरूपाक्ष सेकंड द्वितीय को उसी के सेनापति ने हत्या कर दी। ये जो आखिरी राजा था, कौन नाम था इसका? विरूपाक्ष। इसका सेनापति था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था सालुम नरसिंह। क्या नाम था उसका? और अपने नाम पे इसने नया वंश शुरू कर दिया। ठीक है ना? आगे क्या होता भाई? अंतिम शासक था ये जो सालू वंश का ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं है, खत्म कहानी, शुरू और खत्म। तो सालू नरसिंह ने शुरू किया, और अंतिम शासक था इमाड़ी नरसिंह था। इसकी हत्या जो है वीर नरसिंह ने कर दी, और नया वंश बना दिया। कौन सा? तो सबसे पहले संगम वंश, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश। अब तुलु वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। कृष्णदेव, ये नाम तो सुना होगा। तेनाली रामन, सुना है? तो भाई राजा का नाम पॉपुलर कब होता है? जब उसके दरबारियों का नाम पॉपुलर होता है। क्या नाम होता है? मतलब उसके पास अगर दरबारी इंटेलिजेंट है ना उसके, तो फिर राजा का नाम पॉपुलर होगा। अशोक का नाम महान इसलिए है क्योंकि उसके दरबारी 9 रत्न थे। उसमें कौन कौन था? अकबर के पास, अकबर क्यों होगा उसमें? अकबर के 9 दरबारी थे ना, जैसे बीरबल, अबुल फजल, है ना? और भी थे, तानसेन, है ना? टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, है ना? और ऐसे 9 नाम थे। और समझ पा रहे हो? मुल्ला दो प्याजा पर नाम पे मत जाना आप लोग। वो अकबर उसको प्यार से कहता था, क्योंकि वो जो बंदा था उसको प्याज बहुत पसंद था। आपको भी तो पसंद है, जब आप खाने जाते हो रेस्टोरेंट में तो आप सिरके वाली प्याज दबा दबा के 3 कटोरियाँ खा जाते हो। उसका बिल में तो ऐड नहीं होता, तो सोच रहे हो तो लपेट देता हूँ। तो मुल्ला तो, अब आप डिशेज भी तो मिलती हैं, कभी रेस्टोरेंट के मेन्यू में देखना आप लोग, मिलता नहीं? पनीर दो प्याजा,
हाँ मैं क्या कह रहा था, कृष्णदेवराय। तो जैसे राजा महान होता है क्योंकि उसका जो वो तो हाँ सुलभ वंश है, वो संगम वंश क्या था, तुलु, तुलु तो खत्म हो गया, उसका सुलभ आ गया था ना, नहीं सुलभ के बाद हाँ तुलुप कर लेना, गलती से मिसप्रिंट है ये। ठीक है, तो कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक है। कृष्णदेवराय अपनी माता नांगल देवी के नाम पर नागलापुर नामक एक नगर की स्थापना कर दी इसने। इसके शासनकाल में पुर्तगाल यात्री डोमिंग पायस और बारबोसा भारत की यात्रा पे आए। मैंने कहा था ना, पहले चाइनीज, फिर आपका अरबी यात्री, फिर अब आपका यूरोपियन यात्री आ रहे हैं। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न, इसमें 8 सर्वश्रेष्ठ कवि, जिसको क्या कहते थे, यही सेम 8 लोग साउथ में होते थे हर जगह, शिवाजी में इनको कहते थे अष्टप्रधान। ठीक है ना, और इसमें अष्ट, अकबर में क्या कहते थे इसको, 9 रत्न, गुप्ता एम्पायर में भी 9 रत्न। ठीक है ना, तो अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में जो था, ये पेंडाना जो है वो सबसे प्रमुख था, और इसके शासनकाल में साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता, मतलब बुक्स बहुत लिखी गई। साहित्य का मतलब क्या होता है, लिटरेचर, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये सब भाषाओं का डेवलपमेंट होता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद, आया हुआ क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, और संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याणन, 2 किताबें लिखी इसने। अमुक्तमाल्यद तेलुगु में, और मतलब पढ़ने लिखने वाला बंदा था ये। ठीक है ना, A ग्रेड आते थे इसके 10th क्लास में। पेंडाना को तेलुगु भाषा का पितामह कहते हैं। व्हाट इज पितामह, फादर। ब्लड रिलेशन में ये आया हुआ वर्ड पितामह, कि A B का पितामह है, तो कैसे हैंडल करोगे, इंग्लिश में देख लोगे। तो कौन थे, पापा नहीं थे, पापा के पापा, दादा। पितामह मतलब क्या होता है, दादा को कहते हैं, ग्रेट, वो भी दादा के भी कह लो पापा, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया एक तरह से, पितामह उसको कहते हैं वर्ड। वैसे जनरली वैसे दादा को ट्रेंड करते हैं वैसे, ठीक है ना, हाँ दादा को कहते हैं, वैसे दादा मान सकते हो, पितामह मतलब क्या होता है, दादा, तो इसको पितामह कहते हैं, मतलब फादर ऑफ फादर्स कहते हैं। ठीक है ना, और इसने जो है ना हरिकतासन्यम और ये मनु चरित्र जो है वो लिखे। तेनालीराम जो है, तेनाली रमन जिसकी बात कर रहे हैं, वो कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था, और इसने जो है वो एक और इसने भी किताब लिखी ना, जिसका नाम था पांडुरंग महामात्य। इसके दरबार में लक्ष्मीधर नामक संगीतकार भी रहता था, जिसने जो है सूर्योदय नामक ग्रंथ भी लिखा था। कृष्णदेवराय स्वयं को क्या कहते थे, आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव राज जैसी टाइटल इसने खुद को दे रखे थे। ठीक है, 1518 के बीच में उड़ीसा में गजपति शासक के विरुद्ध कई बार युद्ध अभियान किया। किसने, कृष्णदेवराय ने, मतलब इनका एरिया ये वाला, लेकिन उन्होंने उड़ीसा जाकर के अटैक किया। ठीक है ना, उड़ीसा के शासक रुद्रदेव ने कृष्णदेवराय से संधि कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह जो है इसके साथ, जैसे बहमनी वालों के साथ इन्होंने कराया, ऐसे उन्होंने कराया। ठीक है, अब आगे क्या कर आपका नेक्स्ट, ये वंश सही कर लेना। 1520 में कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया, और कृष्णदेवराय ने हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर, 2 मंदिर बनवाए, एक विट्ठल स्वामी और एक हजारा मंदिर बनवाया। ठीक है ना, अच्छा, अंततः मात्र 10 वर्षों में कृष्णदेवराय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दिया। फेमस राजा है, पॉपुलर है, पावरफुल है, तो कर सकता है, और दक्षिण भारत में स्वयं और विजयनगर की प्रभुत्व सत्ता सिद्ध कर दी। मतलब इसके टक्कर में इसने कहा कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे युद्ध लड़ा, तो इसने उड़ीसा वालों को भी हराया, साउथ वालों को भी हराया, हर जगह जाके हराया, और लास्ट में अब इसके 10 साल के अंदर अंदर सबको शांत कर दिया, है ना। 10 साल के बाद कोई युद्ध इसको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1520 में कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। कृष्णदेवराय मुगल शासक बाबर का समकालीन था, मतलब अब देखो 1526 में बाबर आया था ना, तो बाबर का अटैक चल रहा था नॉर्थ में, और इधर साउथ में ये चल रहा था, दोनों समकालीन है। व्हाट इज समकालीन, एक ही समय पे रहने वाले लोग, एक ही समय पे होने वाले लोग। कृष्णदेवराय ने हजारों ये कर चुके हम लोग, ये भी कर चुके हम लोग। अब बात करते हैं उत्तराधिकारी की। ये जो कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम लोग, तुगलुक क्या कर रहा है, तुलु वंश पढ़ रहे हैं हम लोग, तुलु वंश पढ़ रहे हैं। अब कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी की बात करते हैं। इसका बाद कौन आया, तो कृष्णदेवराय का निधन हो जाता 1529, और इसका सौतेला भाई था जिसका नाम था अच्युत देवराय, ये शासक बन जाता है। ठीक है ना, पुर्तगाली यात्री नूनीज, पुर्तगाली यात्री कौन है,
इसके शासनकाल में भारत आया, ठीक है। इसके पश्चात एक राजा बना सदाशिव राय, सकल से मराठा लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है, जिस पर उसके मंत्री राम राय की अत्यधिक प्रभाव था। सदाशिव राय पे किसके, ये जो माइनर सा था ये, जैसे अकबर माइनर था ना 13 साल का, तो अकबर की किसने रक्षा की? अकबर जब 13 साल के था तो गद्दी पे था, तो 13 साल का तो बंदा कैसा होता है, यहाँ तो हम इतने साल के हो गए, हमें पता नहीं जीवन में क्या करना, वो 13 साल में सम्राट बन गया। तो आपको पता 13 साल का तो बच्चा बच्चा ही होता है, तो एक्चुअल में उसको गाइड करने वाला कोई तो होगा। तो 13 साल की उम्र में जब अकबर गद्दी पे बैठा तो उसके पिता हुमायूं ने उसको एक संरक्षक दे रखा था, इसका नाम था बैरम खां। बैरम खां वो कौन था? उसका अंगरक्षक कह लो या संरक्षक कह लो, मतलब वो तो बच्चा है ना, डिसीजन कैसे लेगा? बच्चे को तो क्या चाहिए भाई, ऊंच नीच का पापड़ा खेलेगा वो, है ना? या फिर वो क्या बोलते हैं वो पत्थर वाली गेम कौन सी तो मार, पिट्ठू ग्राम, बताओ, इंस्टाग्राम सुना था मैंने, हमारे टाइम में ग्राम वर्ड नहीं लगता था, ये ग्राम अब लगने लग गया शायद, पिट्ठू ही बोलते थे ना, मिल मिल के मारते थे, 7 एक को मिलकर मारते थे। स्कूल में ऐसा एक बार वह खेल रहे थे और सारे मिलकर के सिर्फ एक को भरे जा रहे हैं, वो बुरा मान गया, वो उसने डेस्क का रॉड उठाया और मारा बॉल के ऊपर, और बॉल जो है ना मेरे पैर के नीचे आ गई, रॉड यहाँ लगा मेरे, और पैर जो है वो यहाँ से मांस वांस फट गया, नसें वसें बाहर आ गई। फिर मैंने उसके दिए 2-4, ठीक है, पहले दिए क्योंकि अभी दर्द चालू हुआ नहीं था, अभी दर्द चालू हुआ नहीं था, तो जॉइंट पे लगा था तो चलने में दिक्कत थी, लेकिन 10 मिनट बाद दर्द चालू हुआ, फिर मैंने उसके मारे पहले 2-4 खोपड़ी पे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अपन तो, ठीक है सर, टीचर तो मैं गलती से बन गया, तुम लोगों का भविष्य कतई खतरे में है। हाँ लो आगे बढ़े, आओ चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो राम राय का अधिक प्रभाव था, जैसे आपने मूवी देखी ना कटप्पा, वो बाहुबली, तो कटप्पा जैसे था वैसे ही सेम, कि भाई मैं प्रोटेक्शन दूंगा लेकिन खुद कभी राजा नहीं बनूंगा, राजा की सेवा में रहूंगा लेकिन खुद कभी राजा, ऐसा इतिहास में कई लोग हुए हैं, कई लोग हुए हैं ऐसा, ठीक है ना। अभी मिडवल तो अभी चालू कहाँ हुआ है अभी आपका, अभी तो चालू होगा, अभी राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा असली कहानी। राम राय एक योग्य शासक था परंतु सफल कूटनीतिज्ञ ना था, मतलब पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं जानता था, लड़ाई कर लो डायरेक्ट आमने सामने की, लेकिन पॉलिटिक्स जीरो। इसने बहमनी राज्य के खंडों से बने 5 मुसलमानी राज्यों, अच्छा बहमनी, जब तक वो जो बहमनी एम्पायर था ना वो 5 हिस्सों में बट गया था, कितने हिस्सों में? तो एक का नाम था अहमदनगर, एक का नाम था बीजापुर, एक का नाम था गोलकुंडा, एक का नाम था बिदर, और एक का नाम था, 5 हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है ना। तो इसने बहमनी नगर में फूट डालने और एक दूसरे के विरुद्ध सहायता देने की नीति अपनाई। इसने सोचा कि इनको आपस में लड़वा देते हैं, 5 पहले एक ही थे ये, लेकिन बाद में 5 हो गए, तो फिर अच्छा 5 भी इसलिए बनाया था गाइज क्योंकि बहमनी एम्पायर की सीमाएं नॉर्थ में भी हर जगह लग रही है ना, अभी हम बहमनी का एम्पायर पढ़ने वाले हैं तब बताऊंगा आपको मैं कि इनकी सीमा इतनी बड़ी है, तो इनको लड़ाई तो हमेशा करनी पड़ेगी, तो इन्होंने ऐसा डिवाइड कर लिया था कि इनको हर समय तैयार मिले, तो छोटे छोटे यूनिट में बांट दिया 5, भाई तुम्हारी सेना ये है तुम इस तरफ लड़ो, तुम्हारी सेना ये है तुम इस तरफ लड़ो, तो अपनी सुविधा के लिए उन्होंने बांटा था, लेकिन बाद में ये अलग एम्पायर ही बन गया अपने आप में। अहमदनगर में जिसको बिठाया था वो कह रहा भाई अब मैं ही राजा हूँ बस, है ना, बाकियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसको बिठाया वो अलग बन गया, सबके अलग, तो उन्होंने कहा 5 को आपस में लड़वा देते हैं, किसने सोचा ये? राम राय ने, ठीक है। लेकिन ये बात जो है ना ये ज्यादा दिन चल नहीं पाई, राम राय के खिलाफ जो है दक्षिण भारत में 4 मुस्लिम राज्यों ने जो है 4, वही जो बहमनी वाले थे 4, वो राम राय के खिलाफ, समझ गए उसकी पॉलिटिक्स को, ये लड़वाने के लिए आ रहा है, तो राम राय को पकड़ लिया उन्होंने, ठीक है ना। और कौन से 4 थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर ने मिलकर के महासंघ निर्माण किया, और तालीकोटा का युद्ध में, जिसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं या बनीहट्टी का युद्ध कहते हैं, एक ही युद्ध के 3 नाम है, बनीहट्टी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा, उसमें राम राय को हरा दिया। इसमें एक देश नहीं था, कौन सा? बरार ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, यानी बरार शायद उसके झांसे में आ गया होगा मे बी, ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि संयुक्त में बरार शामिल नहीं था। इस युद्ध के पश्चात राम राय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई और विजयनगर को लूट करके ध्वस्त कर दिया गया, खत्म, विजयनगर एम्पायर खत्म कर दिया। वर्तमान में कर्नाटक में हम्पी स्थान पे ही इसके अवशेष मिलते हैं, जो विजयनगर के अवशेष मिलते हैं वो हम्पी में मिलते हैं। तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने, एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था, इसने तिरुमल के सहयोग से
पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर, साउथ के नाम थोड़े ऐसे मिलेंगे आपको, दोबारा से इसने विजयनगर को खड़ा करना शुरू किया। विजयनगर को ध्वस्त कर दिया था, दोबारा से शुरू किया। आखिरी वंश कौन सा था? अरावीडू वंश, अरावीडू है ना, वो आएगा एक्चुअली। तो वही तिरुमल ने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ कर दिया और नया वंश क्या बना दिया? अरावीडू वंश बना दिया, ठीक है ना। अब ये जो अरावीडू वंश है इसका संस्थापक कौन है? तिरुमल है। और इसके शासक वेंकट सेकंड ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई। किसकी राजधानी बनी? अब लास्ट में जो चौथा वाला हमने पढ़ा था उसका, वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वाडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। वाडियार राजा है, करंट में साउथ में वाडियार जगह भी है एक, तो वाडियार ने मैसूर राज्य बनाया है। आगे चल के इसी मैसूर पे एक राजा हुआ, उसका नाम था टीपू सुल्तान, है ना। और इनका आर्किटेक्ट देख लो आप लोग, ये अरावली वंश का आर्किटेक्ट है ये, है ना। तो ये तो ना नागर शैली है ना द्रविडियन शैली है, अलग ही शैली नजर आ रही है, ठीक है ना। अंतिम वंश का, हाँ इन्होंने रथ बना रखा, कोणार्क का सन टेम्पल टाइप का कुछ, ठीक है। इसका अच्छा, इसका ये जो वंश है आपका कौन सा, इसका आखिरी राजा कौन है? श्रीरंग थर्ड, श्रीरंग थर्ड, ठीक है ना। विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों में दिखता था। मतलब ये जो बहमनी वाले थे और ये जो विजय, इनके बीच में 3 जगह 3 पॉइंट पे लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी भाई? एक तो दोआब वाला रास्ता, ठीक है, एक आपका था तुंगभद्र दोआब, और ये इसी में मेन यही है आपका एक्चुअली। अच्छा ये आपका देखो सुनो, दोआब का रास्ता और गोदावरी का डेल्टा वाला एरिया और मराठवाड़ा महाराष्ट्र का कुछ एरिया, 3 पॉइंट पर लड़ाई होती थी। उसमें मेन था ये दोआब वाला जो रास्ता था, वो ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपका बहमनी एम्पायर है, बहमनी सल्तनत है, ये दिख रहा है ना आपको। और ये आपका विजयनगर सल्तनत है। तो यही जो नदियां बह रही है ना, ये दोआब वाला रास्ता, ये वाला देखो, ये नदियों के बीच का रास्ता दिख रहा है आपको। तो ये एरिया चाहिए इनको टैक्स वाला, ये पूरा एरिया फर्टाइल है, और प्लस में नदियों का रास्ता, और जो कृष्णा और ये नदियां सारी की सारी, ये गोदावरी के लिए भी लड़ाई चल रही है कहीं कहीं पे। विजयनगर के साम्राज्य में राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन की व्यवस्था का प्रचलन था। वंशानुगत था कि राजा का बेटा राजा, है ना भाई, हमने पढ़ा था हरिहर प्रथम का बेटा फिर हरिहर सेकंड बन रहा है, ऐसा चल रहा है। राजा के चयन नायकों की, जैसे हमने नॉर्थ इंडिया में कैसे था, 40 सरदारों को ग्रुप था, ऐसे ही वहां पे क्या थे, आए थे ऐसे अष्ट प्रधान और बाकी चीजें। तुंगभद्रा दोआब नदी, ये तो ये पढ़ चुके हम लोग। नायक के वेतन के बदले क्या दिया जाता था? जमीन का, जिसे आमरण कहते थे, ठीक है ना। युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेक कहते थे। मतलब कोई राजा का अगर राज्याभिषेक होगा, नया राजा अनाउंस होगा, तो उसको पट्टाभिषेक कहते थे। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मतलब अगर किसी को फैसला सुनवाना है तो आखिरी फैसला किसका होगा भाई? राजा का फैसला आखिरी होगा, ठीक है ना। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होता था। अगर राजा कंफ्यूज हो जाए तो मंत्री परिषद होता था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना, अब देखो बहमनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बहमनी के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको यहीं रोक देते हैं। थोड़ा सा एक है लेंथी सही है, लेकिन ज़्यादा कुछ बचा नहीं इसमें, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग वो शुरू करेंगे, मिडिवल वाला पोर्शन शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ, बाबर को कंटिन्यू करेंगे वापस से। इसके बाद भक्ति आंदोलन भी करेंगे एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन अब होगा, उसके बाद फिर बाबर अकबर ये सब आएंगे, ठीक है। इतना रहने दो आज के लिए, बहुत है।